Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 10th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया. दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हमने टॉपिक वाइज आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करा है. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो अहेड एंड हैव अ लुक at the various contents that we at Personal Tutor have performed for you or made for you, प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को चेक करो. आज जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ, दैट इज हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. दोस्तों, हमको पता है 3.2 ये लास्ट सब टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 का. इसमें ये बताया गया है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, उस मूवमेंट के अंदर अलग अलग टाइप के जो सोशल ऑर्डर्स थे, मतलब सोसाइटी के अलग अलग लोग थे, उन्होंने किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को केटर करा था और उससे क्या आउटकम्स निकाले थे, क्या समझा था. नाउ कंट्री साइड में अगर हम बात करें, गांव देहात में, तो रिच पेजेंट कम्युनिटीज थी. फॉर एग्जाम्पल, रिच पेजेंट कम्युनिटीज में कौन आते हैं? गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी. दे आर प्रोबेबली इवन टुडे दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पेजेंट कम्युनिटीज इन इंडिया. आप अनडाउटेडली ये नहीं प्रूव कर सकते हो दैट दे आर एनीवेयर, यू नो, like they are anywhere like underdogs, they live like underdogs. No boss, they are not. They have strong hold over everything around them, including political scenario, including social life, including monetary economic zones. ये लोग इस मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये लोग प्रोड्यूस करते थे कमर्शियल क्रॉप. I'm not talking about commercial crop, जिसको आप कैश क्रॉप भी कह सकते हो. कमर्शियल क्रॉप को कह सकते हैं हम लोग कैश क्रॉप. कैश क्रॉप ये लोग प्रोड्यूस करते थे. कैश क्रॉप में क्या आता है दोस्तों? कैश क्रॉप में आता है शुगर केन, जूट, ये सारे. इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो, ये आपको कैश देता है. एक्चुअली जब ट्रेड डिप्रेशन और प्राइस फॉल हुआ था 1930s की अगर हम बात करें, उस वक्त जो प्राइस फॉल हुआ था, दे वर मेजरली अफेक्टेड बाय दैट, क्योंकि खरीदार नहीं बचे थे एंड इनकी कैश इनकम डिसअपियर हो गई. तो ये गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू सिस्टम था, उसका जो रेवेन्यू था, टैक्स, वो पे नहीं कर पा रहे थे. जाहिर सी बात थी, दे वांटेड टू हैव अ सोलास. हुआ ये कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग तो रेवेन्यू को कम नहीं करने वाले हैं. इनका हुआ दिमाग खराब कि भाई व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्लाइट ऑफ आवर्स. व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड अ वाइड रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट मतलब एक मास एजिटेशन शुरू हुआ. गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से मुंह फेरना था. रिच पेजेंट्स बहुत अच्छे से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे एंड दे एक्चुअली वेंट अहेड इन बॉयकॉटिंग प्रोग्राम्स, इन गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ पेइंग टैक्सेस और रेवेन्यूज एंड ऑल द थिंग्स. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो रिलक्टेंट थे. Reluctant members are members who did not want to go ahead and carry on any of the businesses against the Britishers, because they knew कि somewhere somehow हम अगर Britishers के against जाएंगे, हो सकता है हम लोगों के साथ भी कुछ गड़बड़ हो जाए. So what happened? They went ahead and they changed the scenario out there. They did not want it. They were like unbiased. हमें किसी का पक्ष नहीं लेना. But इन रिलक्टेंट मेंबर्स को भी इन कम्युनिटीज के इफेक्टिवनेस के कारण आना पड़ा इस मूवमेंट के अंदर. अब ये
जो कम्युनिटीज थी जाट की और पाटीदार्स की, ये बहुत अच्छे से इस मूवमेंट के अंदर आ तो गए थे दोस्तों। लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, क्योंकि बहुत वायलेंस हो रही थी दोस्तों, दे एक्चुअली ग्रू एजिटेटेड। वाई? क्योंकि इनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई थी। सिंस इनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई थी, ऑब्वियसली दे वर क्वाइट हर्टेड बाय द पॉइंट कि यार बिना हमसे पूछे कैसे आपने एक मास मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा, महात्मा गांधी हैड टू ब्रिंग एवरीबडी अंडर एन अम्ब्रेला। महात्मा गांधी को बहुत सारे लोगों को अपने अम्ब्रेला में लेके आना था, एंड ही हैड a big responsibility, so he couldn't just go ahead and listen to one sector of the society and keep on fighting and let the others be brutally suppressed. So ये लोग थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे 1932 में जब महात्मा गांधी वापस आते हैं दोस्तों। देखते हैं यहाँ तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, एवरीथिंग इज चेंज। लाइक वो चीज़ कर दी थी, ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल के रख दिया था लोगों को। तो गांधी जी ने फिर से इस प्रोग्राम को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के साथ में पीस टॉक्स होने वाली थी ब्रिटिशर्स की, बट दैट वाज नॉट फ्लरिशिंग, दैट वेंट इट डिड नॉट गो अप टू द मार्क एंड इट जस्ट वेंट डाउन द गटर, आई वुड कॉल इट। गांधी जी वापस आते हैं, फिर से मूवमेंट को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1932 में जब ये मूवमेंट चालू होने वाला रहता है, मेनी ऑफ द जाट्स एंड पाटीदार्स refused to enter into or to participate into this movement. फिर से रीइनकिंडल होने के जब बातें आई तो दे सिंपली वेंट अहेड एंड दे रिफ्यूज्ड कि हम इसमें अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे साहब, आपने पहले हमारी बात नहीं सुनी थी। नाउ प्रॉब्लम यहाँ नहीं था, प्रॉब्लम एक और थी। ये जो पुअर पेजेंट्री की, ये तो रिच पेजेंट्री की बात हो गई, हम रिच लोगों की बात कर रहे हैं, अब हम पुअर पेजेंट्री की भी बात कर लेते हैं। जो पुअर पेजेंट्री थी दोस्तों, पुअर पेजेंट्री सिर्फ टैक्स या रेवेन्यू को कम करने में नहीं लगी थी, उनकी थोड़ी और भी वांट्स थी। उनकी वांट्स क्या थी? ये लोग छोटे टेनेंट्स थे जो कि लैंड कल्टीवेट करते थे, किससे? रेंटेड लैंड्स, लैंडलॉर्ड्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो गरीब किसान था वो एक बड़े किसान या एक लैंडलॉर्ड जमींदार के यहाँ उसकी ज़मीन पे खेती करता था। जब डिप्रेशन आया, कैश की इनकम में घपले होने लगे, मिल नहीं रहा है, छोटे टेनेंट्स को सडनली प्रॉब्लम आने लगी कि हम लोग हमारा रेंट कैसे पे करेंगे। दे सिंपली वेंट अहेड एंड फेल्ट इट वेरी बैड कि हम लोग रेंट कैसे पे करते हैं। लेट्स यूज द फिंगर, दैट्स गुड। अब इन्होंने बड़े लैंडलॉर्ड्स को कहा कि आप हमारा रेंट माफ करो, टू कॉल ऑफ द रेंट। नाउ दे वांटेड कॉलिंग ऑफ रेंट, बट जो बड़ा किसान था ही वॉज टोटली निग्लेक्टिंग, अब वाई वॉज ही निग्लेक्टिंग? क्योंकि दोस्तों एक चीज है, अगर आप अपने जूनियर से इनकम लेना बंद कर दोगे तो आप क्या खाओगे? और भैया आपका काम है रेंट कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देना, वो आपकी जमींदारी किसी और को दे देंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री में है ये सिस्टम जो बताया गया था किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही थी, जमींदारी को किस तरीके से ये लोग ऑक्शन करते थे। दैट इज द सेकेंडरी थिंग। अब ये जो प्रॉब्लम था ये दोनों तमगों में चल रहा था। इशू ये हुआ था कि इन लोगों ने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का जो सिस्टम था, कम्युनिस्ट मेंटालिटी होती है वर्कर्स ओरिएंटेड, इन्होंने वर्कर्स ओरिएंटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उसको ज़्यादा फॉलो करना शुरू करा, और इन लोगों ने ये सोच के, कांग्रेस ने ये सोच के इन लोगों का साथ नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस का जो मेजर जनाधार था, जो मेजर फाइनेंसिंग हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है यार, इनके पास इनकम कहाँ से आएगी? घर बार छोड़ के, इनकम छोड़ के ये लोग देश आज़ाद करने में लगे। गलत कर रही थी कांग्रेस।
थिंक अबाउट इट। अब कांग्रेस देश आज़ाद करने में लगी, अपने काम धंधे छोड़ के, उनको रेवेन्यू की ज़रूरत थी। तो ये जो रिच पेजेंट्स थे ना, ये लोग रेवेन्यू देते थे। स्मॉल पेजेंट्स को रिच पेजेंट्स से परेशानी थी। अगर स्मॉल पेजेंट्स को भी अपने सिस्टम में लेकर आ गए तो वो ओपनली रिच पेजेंट्स के खिलाफ बोलने लग जाएंगे। कांग्रेस ये चाहती नहीं थी कि एक आपसी झगड़ा हो जाए गठजोड़ में। सो दे वेंट अहेड एंड they simply ignored the poor peasants because there was a bigger picture to be seen. आप एक पूरा जब आप इमेज बना रहे हैं, when you are looking forward for a big picture, you just can't simply reorganize yourself for a small sector. Then if you will be going ahead and reorganizing yourself about the small sector, what will happen of the big sector? तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, एक प्रॉब्लम आ गई थी कांग्रेस के सामने, जो शायद आज तक दिखती है। कांग्रेस एंड पेजेंट्स के बीच के रिलेशनशिप्स, दे रिमेन्ड अनसर्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम दैट वाज गोइंग ऑन। अब हम बात करते हैं बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास ने सिविल डिसोबीडियंस का जो मूवमेंट था उसको किस तरीके से देखा, चलिए अब समझते हैं। बिजनेस क्लास वाले जो लोग थे, दे एक्चुअली हैड अ प्रॉब्लम विथ द इंडस्ट्रीज ऑफ यूरोप। मैनचेस्टर की इंडस्ट्रीज जो थी उसके साथ बिजनेस क्लास वालों का प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि सडनली सामान आने लगा था मैनचेस्टर से। इंडिया को ज्ञात रहे गाइस, इंडिया वॉज ब्रॉट डाउन टू अ लेवल ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर। एक ऐसा टाइम था व्हेन इंडिया वॉज अ सप्लायर ऑफ द मोस्ट एक्सोटिक गुड्स अराउंड द वर्ल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट spices, I'm talking about textile, muslin and all, ये सब इंडिया प्रोवाइड करता था। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहीं पे आने लगी। इंडिया को नीचे बुला के आपने सबसे पहले उसे एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। मोनोपोली आ गई थी, कुछ ऐसी पॉलिसीज आ गई थी, कॉलोनियल पॉलिसीज आ गई थी, जिससे कि हमारे यहाँ पे बिजनेस क्लास वालों की बिजनेस एक्टिविटीज भी रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी कि आप लोग इतना ही काम करोगे, इससे आगे आप काम नहीं कर सकते हो। यार एक बिजनेसमैन होता है, वो हर डायमेंशन में, हर पैराडाइम में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। अब जब वो हर पैराडाइम में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है तो वो सोचता है कि मैं किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूं, प्रॉफिट कमाऊं। चलिए ठीक है, उस प्रॉफिट के पीछे एक मोटिव रहता है। जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन से मतलब पब्लिक को जब चीज़ें प्रोवाइड होगी, दैट ऑल थिंग वॉज प्रोवाइडेड टू देम, बट वॉट हैपेंड, थिंग्स वर चेंज्ड। द बिजनेसमैन एक्चुअली वेंट अहेड एंड सफर्ड अ लॉट बिकॉज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रख दिए थे, ट्रेड बैरियर्स रख दिए थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस डेवलप कर दिए थे। सो दे वर नॉट एबल टू गो अहेड एंड फेस द थिंग्स। साथ ही साथ ये हो रहा था, ब्रिटिशर्स, इंडियन जो बिजनेसमैन थे, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, और रुपी वर्सेस स्टर्लिंग का फॉरेन एक्सचेंज रेशियो जो था उसमें एक स्टेबिलिटी चाहिए थी। दोस्तों इस चीज को समझो आप, रुपी और पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड की एक फिक्स वैल्यू होती थी, एक लेवल ऑफ एक्सचेंज होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल उस वक्त अगर आप 5 रुपीज़ देंगे तो आपको 1 स्टर्लिंग पाउंड मिलेगा। ट्रस्ट मी, एक ऐसा टाइम था जब इंडिया आज़ाद हुआ था दोस्तों, तब $1 वॉज इक्वल टू 1 रुपी। आज आप जान सकते हैं क्या है। दिस इज़ बिकॉज इंडिया में थिंग्स हैव गॉन डाउन। अब उस वक्त अगर हम रुपी और स्टर्लिंग का फॉरेन एक्सचेंज रेशियो मेंटेन करना चाह रहे थे तो हो ये रहा था कि भैया अगर आप यहाँ से अगर आप फॉरेन माल खरीदना चाह रहे हो तो आपको फॉर एग्जाम्पल आपको 1 स्टर्लिंग पाउंड लेने के लिए आपको देना पड़ेंगे समवेयर अराउंड 10 रुपीज। अब ये जो चीज़ हो रही थी गड़बड़ हो रही थी, ये कभी भी अप डाउन होता रहता था। तो दोस्तों अगर ये अप डाउन होता रहेगा तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं
वो किस स्टेबिलिटी में बिजनेस करेंगे यार? आज आपका बिजनेस, आपको इतने पाउंड के लिए इतने रुपीस देना है, उतने माल के लिए इतने रुपीस देना है, क्योंकि वो पाउंड में इतने का आता है। कल को आपको हो सकता है उसका 3 टाइम्स मोर देना पड़ रहा हो। तो ये जो फ्लक्चुएशन चल रहा था उसमें बिजनेस क्लास वालों की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। देन 1920 में इन लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस स्टैब्लिश करी। प्लीज अंडरस्टैंड, ये थे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इंडिया में बने थे। आज हम जानते हैं एक फेमस नेम है फिक्की, 1927 में बना था। उसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। दोस्तों कब बना था? 1927। 2022 चल रहा है, प्लीज नोट इट। 100 साल होने आ गए हैं फिक्की को। इनको लीड कौन कर रहे थे? लेट्स हैव द नेम्स। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जीडी बिरला। ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके अंदर इतनी कुवत थी कि ये लोग ब्रिटिश कंपनीज को टक्कर दे सकते थे, और दोस्तों दी थी। It's not like that they had not gone ahead and encountered the Britishers right and left. They actually went ahead and gave them all the things. इन लोगों ने सपोर्ट करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार लॉन्च हुआ था। अब इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, पैसा दिया कांग्रेस को। यस, इन्होंने आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए लोगों को हेल्प करी। इन्होंने फॉरेन गुड्स बाय और सेल करने से भी मना करा। वेरी गुड पीपल, मतलब दे वेंट अहेड एंड दे एक्चुअली इनकलकेटेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग देमसेल्व्स, एंड चलो हम भी इसमें पार्ट करेंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे, इन्होंने स्वराज को इस तरीके से देखा था दैट इससे ना जो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस हैं और जो बिजनेस के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो हटा दिए जाएंगे, ट्रेड इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती दोस्तों। जो फेलियर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हुआ था उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि बिजनेस ग्रुप्स जो थे ना वो अब कांग्रेस का उतना साथ नहीं दे रहे थे, बिकॉज हियर महात्मा गांधी वॉज अनएबल टू फॉर्म अ पैक्ट। कुछ ऐसी शर्तें रखी गई थी दोस्तों कि महात्मा गांधी को वहां पे मना करना पड़ा, दैट वी विल नॉट। वो शर्तें ऐसी थी कि किसी को भी मतलब उठा के पॉलिटिकल प्रिजनर बना देंगे, आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद कर दोगे, तो एक खोखलापन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा था। अगेन जब प्रॉब्लम ये हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रॉब्लमैटिक हुई तो चीजें हेवायर होने लग गई। नीचे मिलिटेंट एक्टिविटीज शुरू हो चुकी थी। हमारे इंडिया के पेसेंट्स, हमारे इंडिया के लेमन वर्कर्स वो इंडस्ट्रीज के खिलाफ हो गए थे। पुअर पेसेंट्स के साथ में कांग्रेस की इतनी पैठ नहीं रही थी, क्योंकि इट वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ बिग पिक्चर। इट वांटेड टू गो अहेड एंड प्रमोट द बिगर पिक्चर ऑफ फाइनेंसिंग एंड हैविंग द थिंग्स अलोंग विद देम। तो कांग्रेस की इतनी पैठ नहीं रही थी, उन लोगों ने मिलिटेंट एक्टिविटीज चालू कर दी थी। इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगा कि अरे यार, अगर हम लोग अभी भी इस प्रोग्राम को चालू रखेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे, हमारी कंपनी सच में प्रॉब्लम कर लेगी। और इशू ये आ रहा था कि जो यंग मेंबर्स थे कांग्रेस के, उनके अंदर ना एक सोशलिज्म की थोड़ी सी एक्टिविटीज इंडस्ट्रियलिस्ट को दिखने लग गई थी। यंग मेंबर्स, जैसे बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के अंदर एक गर्म खून दिखने लग गया था। समझ में आने लग गया था दैट दीज पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट द वर्किंग क्लास। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने हाथ खींच लिए। अब बात करता हूं मैं वर्किंग क्लास वाले लोगों की। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था दोस्तों। नागपुर रीजन वगैरह में कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन करा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए थे कांग्रेस के पास में ज़्यादा क्लोज। अब प्रॉब्लम ये हुआ था, वर्कर्स जो थे वो थोड़े दूर हो गए थे।
जब भैया हमारा मालिक जिसके साथ में है तो मालिक का दोस्त हमारा दोस्त तो बन नहीं सकता, दुश्मन होगा। तो दे एक्चुअली स्टेड अलूफ, बट फिर भी कुछ पार्टिसिपेंट्स आए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आए थे। इन्होंने गांधीयन प्रोग्राम की कुछ पॉलिसीज को सेलेक्टिवली अडॉप्ट करा था, मतलब कुछ चीजें इन्होंने अडॉप्ट करी थी, जैसे कि फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, वर्किंग कंडीशंस को थोड़ा सा सुधरवाना, लो वेजेस को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करवाना, ये सब चीजें आई थी। रेलवे वर्कर्स ने जैसे स्ट्राइक करी थी 1930 में, और डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक करी थी 1932 में। इनफैक्ट 1930 में हजारों वर्कर्स ने छोटा नागपुर की टिन की जो माइंस थी उसमें गांधी कैप पहनना शुरू करी थी। Now this shows that they were influenced, बड़ी बात है। उन्होंने गांधी कैप पहनना शुरू करी थी, प्रोटेस्ट रैलीज में जाना शुरू करा था और बॉयकॉट कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट करना शुरू करा था। बट कांग्रेस थोड़ी सी रिलेक्टेंट थी दोस्तों वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करने में और अपने साथ लेने में, क्योंकि अगर कांग्रेस वर्कर्स को अपने साथ में ले लेती तो जो फंडिंग हो रही थी इस नेशनलिस्ट मूवमेंट की, जरूरी थी दोस्तों वो फंडिंग कट जाती, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपने आप को एलियनेटेड फील करते हैं, और वो अपने आप को एलियनेटेड फील करते दोस्तों, इसका मतलब सिंपल होता कि ये लोग थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं और कांग्रेस के पास वो फंडिंग खत्म हो जाती। एक फैक्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये भी था कि इस मूवमेंट के अंदर दोस्तों पहली बार इंडिया में विमेन का पार्टिसिपेशन देखा गया था। इससे पहले विमेन का पार्टिसिपेशन कभी भी इंडिया में नहीं देखा गया था। गांधी जी के नमक आंदोलन की बात भी अगर हम करें, डांडी मार्च की बात करें, तो हजारों वुमेन दे हैड कम अराउंड एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। दे हैड गॉन अहेड एंड फेस्ड द ब्रूटैलिटीज ऑफ द ब्रिटिशर्स अनडाउटेडली। यस, देयर वर हार्डशिप्स, दे फेस्ड इट। जब पुलिस की लाठियां बरसती है तो लाठियां ये नहीं देखती है दैट वो गिर किस पे रही है, एक महिला पे या एक पुरुष पे। सो द women were not at all reluctant, they participated enthusiastically in this movement and they went ahead and started manufacturing salt and all in their houses. They started picketing the foreign liquor shop, the clothes shops. Many women went to the jail, और इसमें से बहुत ज़्यादा जो women थी दोस्तों they belonged to हाई सोसाइटीज़। मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े घरों की, हाई कास्ट फैमिलीज़ को बिलोंग करती थी। रूरल एरियाज़ में बहुत सारी लेडीज़ आई थी जो कि रिच पेजेंट्स हाउस होल्ड से आई थी। तो वो जो बात होती है कि नहीं सिर्फ गरीब घर की महिलाएं थी इसमें, नहीं, वो नहीं थी, रिच सोसाइटी की लेडीज़ भी इसके अंदर आई थी। गांधी जी ने जो बुलाहट दी थी, दे वर मूव्ड बाय गांधी जी's कॉल एंड दे वेंट अहेड एंड गेव देयर सर्विसेज टू द नेशन। इट एक्चुअली हैपेंड एंड उन्होंने ये समझ के दिया कि ये तो हमारा धर्म है कि हमको हमारे देश में सेवा देना है, देश के लिए सेवा देना है। लेकिन ये ना मूवमेंट में पार्टिसिपेशन जो था इसका ये मतलब नहीं था दोस्तों कि महिलाओं का लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बढ़ जाए सोसाइटी में। सोसाइटी में वो जो थिंकिंग थी ना वो नहीं बदल पा रही थी। इनफैक्ट गांधी जी ने एक जो बात कही थी कि विमेन शुड बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स, इसको लोगों ने ये इंटरप्रेट कर लिया था दैट विमेन हैव टू टेक केयर ऑफ होम एंड दे आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द होम। अब ये एक चूक हो गई थी। आप देख रहे हैं महात्मा गांधी ने इंटरप्रेट क्या करा, दे हैव टू बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। पत्नी वो जो पति का साथ दे, पति अगर नेशनलिस्ट मूवमेंट में है पत्नी उसका साथ दे, उसको सपोर्ट करे। बच्चे घर में है छोटे, उनके लिए अच्छी माँ बन जाए। तो यहाँ पे गांधी जी उनसे ड्यूअल चीज मांग रहे हैं, लेकिन लोगों ने इसको इंटरप्रेट ये करा तुम घर में बैठो, घर की चिंता करो। थक हार के पति घर में आए, उसको खाना बना के दो। चीजें बदल गई। आप देख रहे हैं लोग किस तरीके से, पीपल एक्चुअली इंटरप्रेटेड थिंग्स ऑन देयर ओन थिंग। कांग्रेस इसी फीलिंग के कारण, इन ऑर्डर नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, क्योंकि कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं दोस्तों, कल्चरल बातें होती है।
आप कल्चरल बातों को अगर हर्ट करोगे तो आज लगने से आप खुद ही चलोगे. सो इट्स बेटर नॉट टू गेट इनटू एनी डिबेट अबाउट कल्चर और रिलीजन एनी टाइम. तो कांग्रेस इस चीज से थोड़ा दूर रहना चाहती थी कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कल्चर रिलीजन को बदलने में, क्योंकि फिर वॉर ना अपने ही देश के सिस्टम से हो जाएगा. सो कांग्रेस एक्चुअली allowed the presence of women in it, but it was symbolic, not on a full-fledged scale. So I guess now आपको समझ में आया है what were the drawbacks or handicaps of Congress to go ahead and let everyone become a participant of the civil disobedience movement. कुछ और बातें हमें समझ में आई है इस टॉपिक में कि क्या रीजंस थे. What were the exact reasons due to which certain sectors of society pulled out of this movement, and what were the loopholes that we needed to work upon. आशा करता हूँ टॉपिक अब आपको समझ में आ गया. Still if you have any doubts नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों. I'll be going ahead and replying back. I've been reading your comments. Some comments are really perky. I like to read them. Thank you very much. Keep on doing that. We'll take care and meet you again in the next video. Bye bye.